जय हिंद एंड वेलकम बैक फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप आप सभी अच्छे हेल्थ के साथ होंगे, आपकी फैमिली अच्छे हेल्थ के साथ होगी एंड यू आर वेरी eagerly वेटिंग फॉर दिस नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द चैप्टर 10 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So till now we have understood what it truly means to be a citizen of India, okay? And we have explored our fundamental rights, our DPSPs, and also our fundamental duties. आप सिटीजन बन चुके हो, आपको अपने राइट्स पता चल चुके हैं, आपको अपने एक्स्ट्रा राइट्स पता चल चुके हैं जो आगे जाकर आपको मिलेंगे. इवन आपको अपनी ड्यूटीज भी पता चल गई है आपके कंट्री के प्रति जो आपकी हैं आपको फुलफिल करनी है. टुगेदर ये सब मिलके क्या करते हैं, फाउंडेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर एंड एक्टिव सिटीजन बनाते हैं, ठीक है. बट रिमेंबर, नो वन इज परफेक्ट फ्रॉम द बिगनिंग, जस्ट लाइक एनी इंडिविजुअल इवॉल्व बाय लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, ओके. तो ऐसे ही एक नेशन भी अपनी गलतियों से या फिर अपने टाइम के साथ आने वाली चीज़ों के साथ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे आपकी सराउंडिंग्स भी चेंज होती है, तो वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप को इवॉल्व करने का ट्राई करता है. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ डॉक्यूमेंट दैट इज कार्व्ड इन द स्टोन्स, ओके. ये लिविंग है, ब्रीदिंग है, फ्रेमवर्क है दैट अडेप्ट्स विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी. And that's exactly what we are going to understand in this chapter, that is the amendment of the constitution, the beautiful process through which India refines and redefines itself, okay, just as we do in our own lives every single day. I hope you all are very eager, and now without wasting any single time, let's dive into this chapter and start this beautiful chapter, okay. So as usual, we have divided the chapter into different parts. The first part, that is the introduction of the constitution, introduction to constitutional amendments, okay. Why do we need to amend the constitution? अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की नीड ही क्या पड़ी? अब ये तो आप सबको ही पता है क्या नीड पड़ी. Like any other written constitution, the Constitution of India provides for its own amendment. बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही इंडिया भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट लाना हो उसका प्रोसेस खुद ही बताता है. The primary reason is to allow the constitution to adapt itself to changing condition and societal needs. A constitution cannot be static. Okay, constitution एक static part नहीं बन के रह सकता है. It must evolve with the nation. जैसे जैसे nation evolve होगा वैसे वैसे आपका constitution भी evolve होने चाहिए, आपके rules भी evolve होने चाहिए आपके सराउंडिंग्स को देख के और आज उस टाइम की नीड को देख के. द नेचर ऑफ इंडियाज अमेंडमेंट प्रोसेस. अब इंडिया के अमेंडमेंट प्रोसेस का नेचर क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेमसली डिस्क्राइब्ड एज सिंथेसिस ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी. फ्लेक्सिबल भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, और कुछ कुछ जगहों पे बहुत रिजिड है. आपके फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स ऐसे ही कुछ ऐसे जगह जहाँ बेसिक स्ट्रक्चर आप वायलेट नहीं कर सकते कभी भी, तो इसमें आपका फंडामेंटल आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड है. इट्स नॉट एज इजी टू अमेंड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है. उतना भी इजी नहीं है जितना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, उतना भी इजी नहीं है हमारा, बट इतना टफ भी नहीं है जितना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड है, ओके. उसको चेंज करना बहुत ही हार्ड प्रोसेस है, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है. एज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के सी वेरिया वियर rightly said, it strikes a good balance between flexibility and rigidity. आप जहाँ पे भी ऐसे कुछ सेंटेंस पढ़ो ना कि इन्होंने ये बोला इन्होंने ये बोला, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके राइटिंग सेक्शन में बहुत ही प्लस पॉइंट ऐड प्रूव होंगे, ठीक है. नाउ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, द अल्टीमेट लिमिटेशंस. जो सबसे बड़ा लिमिटेशंस लगा हुआ है अमेंडमेंट पे वो है बेसिक स्ट्रक्चर. इसको आप वायलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है. आई होप यू ऑल रिमेंबर द केशव नंदा भारती केस. Please comment down the year of that very important case, okay. The power to amend the constitution is located under article 368 in part 20 of the constitution. This article gives parliament the power to add, vary or repeal any provision of the constitution. ये एक सिंगल आर्टिकल आर्टिकल 368 दैट इज इन द पार्ट 20, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कोई भी ऐड करने का, चेंजेस करने का या हटा देने का कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है. ऑब्वियस ही बात है बेसिक स्ट्रक्चर को बिना वायलेट किए. However, there is a massive check on this power. The Supreme Court in the landmark केशव नंदा भारती केस, अभी जो मैंने पूछा था कमेंट डाउन करने के लिए ईयर, ruled that parliament cannot amend provisions that form the basic structure of the constitution. basic structure को छेड़ नहीं सकते हो आप. this is the reality, okay. additional info क्या है मैंने ऐड किया इसमें. the basic structure is not explicitly defined but included core principles like the supremacy. अब basic structure आप सबको पता है constitution ने properly define नहीं किया है, बट कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को मानते हो, जो चला आ रहा है लिटरली जो इसका मतलब है. जैसे कि द रूल ऑफ लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, द फेडरल कैरेक्टर,
जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म एंड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपके बेसिक फीचर्स के अंडर है, आप इनको नहीं वायलेट कर सकते हो। नाउ पार्ट टू, दैट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अब आर्टिकल 368 के अंदर अगर किसी चीज को अमेंड करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इनिशिएट होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत से टीयर्स ऑफ एग्जाम्स में आ चुका है। ये कहाँ इनिशिएट हो सकता है, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी हाउस में हो सकता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर रहे हो, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर रहे हो तो बात यूनियन की आ रही है, यूनियन की बात आ रही है जिसमें सारे स्टेट इन्वॉल्व होंगे, तो आपको पार्लियामेंट में इसको अमेंड करना पड़ेगा। हु कैन इंट्रोड्यूस द बिल? द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय ईदर अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। अब मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम आगे पढ़ेंगे, जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। अभी के लिए आप ये नोट डाउन कर लो कि आप मिनिस्टर भी आपका कर सकता है और एक प्राइवेट मेंबर भी आपका बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पहले से परमिशन की नीड नहीं होती। आर्टिकल 368 के अंडर की बात हो रही है यहाँ पे। स्टेप थ्री, passage passage in parliament. The bill must be passed in each house by a special majority. अभी पढ़ेंगे इसको। Crucially, each house must pass the bill separately. दोनों हाउस को अपने अपने हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा, कलेक्टिवली की बात नहीं हो रही है, सेपरेटली आपको करना पड़ेगा। There is no provision for a joint sitting of both houses if there is a disagreement, unlike in the case of an ordinary bill. अगर दो हाउसेस के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट होती है तो आप अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठा सकते हो। रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स इफ रिक्वायर्ड, ओके। स्टेट का रेटिफिकेशन कब लगता है? इफ द बिल सीक्स टू अमेंड एनी ऑफ द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी ऐसा आप चेंजेस ला रहे हो जिससे फेडरलिटी और आपके बाकी स्टेट्स को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उस केस में आपका स्टेट का रेटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है, जिसमें आपका जितने भी स्टेट्स होंगे इंडिया में करेंटली, प्लीज बताएं कमेंट डाउन में कितने स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स का हाफ ऑफ द स्टेट्स वहां पे रेटिफाई करनी चाहिए, यस करनी चाहिए, तभी वो लॉ पास होगा, ओके। दिस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स ओनली रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी लोग वहां पे अभी हाउस में आए हैं आज, और उसका मेजॉरिटी जो वोट कर रहे हैं, जितने भी लोगों का वोट गया है, इनकेस 50 का गया है तो 26 का वहां पे यस होना चाहिए। Now, President assent. Once the bill is passed by both houses and ratified by states where is necessary, it is the presented to the president. अब दोनों हाउस से पास हो चुका है, अब ये बिल कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, उनको उस बिल पे असेंट देना पड़ेगा। ही कैन नीदर विद होल्ड हिज असेंट नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, वो ना ही विथहोल्ड कर सकते हैं और ना ही रिटर्न कर सकते हैं बिल को रिकंसिडरेशन के लिए। और ये कब किया गया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, ठीक है। ये मस्ट गिव हिज असेंट वाला काम। नाउ स्टेप 6 क्या है आपका? द बिल एक्ट बन चुका है अब। आफ्टर द प्रेसिडेंट स्टे एसेंट, प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं, दोनों हाउस से पास हो चुका है, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने भी एसेंट दे दिया, अब वो काम, वो कानून क्या बन चुका है अब? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, and the constitution is officially amended. Congratulate you all. The three types of amendments in India, तीन types of amendment होते हैं। तो constitution can be amended in three distinct ways। अभी जो हमने majorities पढ़ी थी उसको पढ़ते हैं। The first, amendment by simple majority of parliament. What it is? This refers to a majority of members each house present and voting। जो present हैं और vote कर रहे हैं उसमें जो majority people अगर ने yes बोला है तो उसको यस माना जाएगा। ये किसके अंडर है? सिंपल मेजोरिटी के अंदर। इन केस आपके पार्लियामेंट में भले ही कितने भी सीट हो, बट अगर 50 भी आए हैं तो उसमें 26, अगर 100 आए हैं तो 51 आपको वहां पे यस करने चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। आपको मैंने रेफरेंस के तौर पे दिया तो आप इसको रेफरेंस के तौर पे लेना और समझना इस बात को। इंपॉर्टेंट नोट, amendments made this way are explicitly kept outside the scope of article 368। article 368 पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती थी, बट यहाँ पे बात हो रही है सिंपल मेजोरिटी की, तो सिंपल मेजोरिटी से अगर कुछ हो रहा है तो वो आर्टिकल 360 के स्कोप से बाहर होगा, ओके। आर्टिकल 368 के अंदर नहीं माना जाएगा उसको। नाउ प्रोविजंस जो कि इस तरीके से अमेंड किए जाते हैं, कौन कौन से? कोई नया स्टेट बनाना हो या फिर नया स्टेट बनाना, ओके। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब मैं ये आपसे चाहता हूँ कि कौन से आर्टिकल, हमने आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 किसके अंडर पढ़ा था, ये हो सकता है। और अगर प्रेसिडेंट को इसमें नीड है स्टेट्स को पूछने की या नहीं, इफ
अगर है तो अगर स्टेट, कितने स्टेट को हाँ बोलना पड़ेगा, कितने को ना बोलना पड़ेगा, तो वो रेटिफाई माना जाएगा, यस माना जाएगा या नहीं, आप ये सब प्लीज कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है। ओके, एबोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, किसी भी स्टेट के काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या फिर खत्म करना है तो सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, किसी भी सिटीजनशिप का एक्विजिशन किस तरीके से होगा, टर्मिनेशन किस तरीके से होगा, क्वारम इन पार्लियामेंट एंड सैलरीज अलाउंस ऑफ एमपीज, क्वारम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी इन द पार्लियामेंट, इसमें अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, सैलरीज में चेंजेस लाने हैं, अलाउंस एमपी के चेंजेस लाने हैं तो सिंपल मेजोरिटी लगेगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, फिफ्थ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज सिक्स शेड्यूल, इसमें भी अगर कुछ चेंजेस हैं तो सिंपल मेजोरिटी। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना फ्रॉम द आंध्र प्रदेश स्टेट से तेलंगाना बनाया गया था 2014 में, 2014 में वाज डन थ्रू दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस का सिंपल मेजोरिटी के द्वारा बनाया गया था। नाउ टाइप 2 दैट इज अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, कितना, टोटल मेंबरशिप, ठीक है, जितनी भी आपके हाउस की मेंबरशिप है, जितने भी मेंबर्स है आपके हाउस के, उसका टोटल मेजोरिटी, टोटल पार्ट जो मेंबर होंगे उसका, वो जरूरी नहीं है कि दो वैकेंसी खाली है, तीन वैकेंसी खाली है, या फिर चार बंदे एब्सेंट है, पांच एब्सेंट है, डजेंट मैटर, जितनी भी आपकी मेंबरशिप टोटल स्ट्रेंथ होगी उसका मेजोरिटी, और अ मेजोरिटी ऑफ टू थर्ड मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी लोग अवेलेबल हैं वहां पे वोट कर रहे हैं उसका टू थर्ड। दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, पहली जो भी आपके हाउस का स्ट्रेंथ है उसकी मेजोरिटी, एंड जितने लोग आपके यहाँ पे वोट कर रहे हैं अभी उसमें टू थर्ड मेंबर्स का यस बोलना जरूरी है। कितनी कंडीशंस पास होनी चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के लिए, दो कंडीशन, पहली कंडीशन टोटल मेजोरिटी का, टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी, सेकंड कंडीशन आपका जितने भी लोग वहां प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसका टू थर्ड यस बोलने चाहिए, ठीक है। द टोटल मेंबरशिप, वही जो मैंने बताया अभी, मैं इंक्लूड क्या होता है इसमें। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहला द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, द नेक्स्ट डीपीएसपी जिसके बेसिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में काम किया जाता है, ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, जो फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में नहीं कंसिडर किया गया है, ऊपर वाले जो सिंपल मेजोरिटी और मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द हाफ स्टेट वाले वो सब। अब थर्ड है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, तो लगेगी ही लगेगी, बट कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स भी लगेगा, इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उसका हाफ नंबर का भी कंसेंट लगेगा, व्हाट इट इज, दिस इज द मोस्ट रिजिड मेथड, सबसे रिजिड मेथड है ये, क्यों, क्योंकि ये रिजर्व किया गया है ऐसे चीजों के लिए जब आपका कंट्री का फेडरलिटी पे फर्क आता है, फेडरल स्ट्रक्चर आपके कंट्री का चेंज किया जाता है, तब इसकी नीड पड़ती है। इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही पार्लियामेंट में, प्लस आपको हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए बाय सिंपल मेजोरिटी, उनकी जो मेजोर हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए वो तो सिंपल मेजोरिटी से चाहिए, बट देयर इज नो टाइम लिमिट। अब एक चीज जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टाइम लिमिट नहीं बताया है, आप स्टेट के कंसेंट की बात कर रहे हो, स्टेट में आपने प्रपोजल भेज दिया बट उनके पास कोई बाउंडेशंस नहीं है कि उनको इतने ही टाइम के अंदर अपना कंसेंट देना है और रिप्लाई करना है, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए भी रख सकते हैं। नाउ प्रोविजंस अमेंडेड दिस वे इंक्लूड, इस तरीके से जो प्रोविजंस अमेंड होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्यों, क्योंकि ये पूरा फेडरल स्ट्रक्चर पूरे कंट्री की बात आती है इस पे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो वो प्रेसिडेंट पूरी कंट्री के होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन स्टेट्स, ऑब्वियस सी बात है, सेवन शेड्यूल में बताया गया है ऐसे ऐसे पावर जो बटे हुए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, किसी स्टेट का प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, द पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का पावर अपने आप को अमेंड करने के लिए, क्योंकि अगर वो अमेंडमेंट पावर है तो ऑब्वियसली बात है पूरे स्टेट को इफेक्ट करेगा, पूरे कंट्री का ही वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो। नाउ द नेक्स्ट वन इज जीएसटी काउंसिल। अब देखो द 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में क्या होता है कि जो इंट्रोड्यूस करता है जीएसटी, ये भी इसी तरीके से पास हुआ था, क्योंकि ये पूरे सेंटर और स्टेट दोनों के टैक्सेशन पावर को चेंजेस लाता है उसमें। अब ऑब्वियस ही बात है क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं, क्रिटिसिज्म भी हुआ होगा, तो क्रिटिक्स बोलते हैं कि कुछ फ्लॉज हैं इसके अंदर, जैसे कि कोई स्पेशल बॉडी नहीं बनाई गई है, जैसे कि यूएसए में स्पेशल बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, ये पावर इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ही रखी है कि आप अमेंड कर सकते हो। अगला, पार्लियामेंट का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट लाइज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर
नहीं इनिशिएट कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर अ रेजोल्यूशन टू क्रिएट और एबॉलिश। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर एबॉलिश करना है क्रिएट करना है, तब इनिशिएट कर सकते हैं, बट बाकी में इनके पास कोई राइट नहीं है। लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के बहुत ही लिमिटेड रोल है, ठीक है, ओनली अ फ्यू केसेस। अब रेटिफिकेशन स्टेट का चाहिए तो बहुत से कम ही केसेस ऐसे हैं जहाँ पे चाहिए होगा, वरना अदरवाइज यूएसए में 3/4 स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, तो वहाँ का ज़्यादा रिजिड है। नो टाइम फ्रेम ऑफ स्टेट्स, जो मैंने बताया था, कोई टाइम फ्रेम नहीं है स्टेट के पास आपको रेटिफिकेशन देने के लिए, आपके पास इनफाइनाइट टाइम है। कोई ज्वाइंट सेटिंग नहीं कर सकते हो, अगर दोनों बीच में, दो हाउस के बीच में अगर कॉमन कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, तब भी ज्वाइंट सेटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ओके सो, ओके दिस वाज ऑल इट। So this was the end of this beautiful chapter, that is the chapter number 10, that is amendment of the constitution. I hope you all understood what I tried to teach you. If you have any suggestion, please comment down, and whatever questions I have asked you, please comment down those too. Till then, take care of yourself and your family. Study hard. Signing off. Jai Hind.